हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं बीएड सेमेस्टर 3 गुजरात यूनिवर्सिटी का नवंबर 2018 का पेपर। इस पेपर में हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसके साथ साथ मैंने थोड़ी एनालिसिस की है इस पेपर के बारे में, जो भी मुझे लगता है आपके लिए शायद हेल्पफुल होगी। तो साइंस में मैथ्स की तरह ही 50 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 50 OMR टाइप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि साइंस में मैथ्स की तरह सीधा हिसाब नहीं है। साइंस में बहुत सारे पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट। इसमें भी सिलेबस स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक का NCERT ही है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 9th 10th के ही क्वेश्चन आए, 6 7 8 में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने ये पूरा पेपर चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि फिज़िक्स के पोर्शन ज़्यादा होता है। फिज़िक्स का 22 क्वेश्चन है इस पेपर में, केमिस्ट्री के 9 हैं, बायोलॉजी के 15 है और एनवायरमेंटल के 4 है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन पूरी साइंस की कर रहे हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक टीचर नहीं हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि सबसे पहले फिज़िक्स करें, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद एनवायरनमेंट के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। तो इस तरीके से आपकी तैयारी ज़्यादा सही रहेगी। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। नवंबर 2018 बीएड सेमेस्टर 3 गुजरात यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द वर्ड सेल। सेल वर्ड जो है वो किसने निकाला है? तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर रहेगा। विच इज़ द डेड एलिमेंट ऑफ द फ्लोम। फ्लोम का डेड एलिमेंट कौन सा हुआ होता है? तो वो होता है फ्लोम फाइबर। अभी अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान देते जाइए सॉल्यूशन के वक्त कि यहाँ पे मैंने साइड में नंबर के बाजू में BBCCEP ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स इट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजी, रिस्पेक्टिव केमिस्ट्री, रिस्पेक्टिव फिजिक्स, एनवायरनमेंट लाइकवाइज। तो इसी तरीके का उसका ब्लूप्रिंट रहेगा, ऑलमोस्ट ज़्यादा चेंज नहीं होगा। टू विच डिवीजन डज मार्चेंटिया बिलोंग। तो मार्चेंटिया कौन से डिवीजन में आता है? तो इट इज़ बायोफाइटा। उसका मतलब होता है विदाउट रूट्स, रूट्स के बिना के पौधे। विच प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग स्लिकनेस। कौन से प्रोटोजोन की वजह से स्लीपिंग स्लिकनेस होती है? तो उसको हम बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस को बनाने के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार है? तो दैट इज अर्थवॉर्म्स। विच स्पीसीज इज बॉन इंडिकस। तो काऊ जो है वो बॉज इंडिकस की एक स्पीसीज है। सॉरी, बोज इंडिकस काऊ की एक स्पीसीज है। सेवन, वाटर कैप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल। ये फिजिक्स का है। ये इसलिए होता है क्योंकि इवोपरेट होता है। मटके के आजू बाजू की जो हवा होती है वो मटके का टेम्परेचर अपने साथ के कन्वेक्ट करके लेके जाती है, जिसकी वजह से मटका ठंडा होता है और मटके में रहा पानी भी ठंडा होता है। तो इट इज़ इवेपोरेशन फिनोमिनन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिंडल इफेक्ट सीन। नीचे दिए गए में से किस में से टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है? तो कॉमन सॉल्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब अगर उसमें से आप रोशनी पास करोगे तो वो पास नहीं होगी, रुक जाएगी। तो ये आपको दूध में देखने को मिलेगा। अगर दूध का ग्लास आप कांच का भरते हो और एक तरफ से टॉर्च करते हो तो वो रोशनी दूसरी जगह से बाहर नहीं निकलेगी। तो मिल्क इज द राइट आंसर। विच ऑफ द एलिमेंट हैज़ इक्वल एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपको ना दिखे। हाँ, तो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास एक ही जैसा होता है, इक्वली होता है? तो दैट इज नियॉन। डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? तो दैट इज कोबाल्ट। बट दैट कोबाल्ट 60 मास वाला कोबाल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो CO60 आपको याद रखना है। What is constant for an object performing uniform circular motion? अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसकी कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी? तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, वेलोसिटी डायरेक्शन के ऊपर होता है तो वो भी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट तो होता ही नहीं। तो स्पीड इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि स्पीड जो है वो वैल्यू है वेलोसिटी की, इसका मोड है, उसकी क्वांटिटी है। तो स्पीड इज़ अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके, सिक्स सॉरी 12th क्वेश्चन।
न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ टू विच इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड और थर्ड लॉ की वजह से ही हम ये कर पाते हैं. 13. At which of the following place or location the magnitude of g gravity is most, पूरी दुनिया में ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो ये होती है पोल्स पे. पोल्स पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो सर्कुलर सॉरी स्फेरिकल नहीं है, वो पूरा गोला नहीं है, वो कहीं से पिचका हुआ है, कहीं से फैला हुआ है, एक नारंगी की तरह है, ये हमने बचपन में सुना था. तो पोल्स यहाँ पे देखो, टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट पोल नहीं है, इक्वेटर मतलब बीच का वाला हिस्सा, तो वहाँ पे भी नहीं. एट द एंटार्क्टिका, हाँ एंटार्क्टिका पोल में है, तो इन डीप वेल समंदर की गहराई में भी नहीं, या कुएं की गहराई में भी नहीं. तो एंटार्क्टिका जो है, या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल भी ऑप्शन में हो तो वो सही आंसर है. द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग मास 1 यूनिट एंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ईच अदर, तो ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन में देखा है. तो ये हमारा आंसर हो गया डी, कि एक यूनिट की चीज़ एक दूसरे से 1 यूनिट के अंतर पे हो तो उन दोनों के बीच में स्पेस में कितनी ग्रेविटी लगेगी, तो वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज डी. 15. Which one among kinetic energy, potential energy and mechanical energy can not be negative? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में से कौन सी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर है. मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और अगर कभी ज़ीरो हो भी जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो सकती है, पर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव मास हो ही नहीं सकता. तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी. 16. The work done in object is negative, the measure of the angle between the force and the displacement would be, ये तो काफ़ी आसान है कि किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव मतलब उसकी डायरेक्शन में और नेगेटिव मतलब उसके ऑपोजिट. तो अगर ऑपोजिट लग रहा है तो फोर्स एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो उन दोनों के बीच में 180 डिग्री बनता है, तो इट इज़ 180 डिग्री. 17. वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिपेंड ऑन, किसी चीज़ के ऊपर अगर काम किया जाए तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर उसको डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी के उसके ऊपर डिपेंड करता तो हम सभी पूरी दुनिया में घूम ही रहे हैं, वी आर नॉट स्टेडी, तो हम कोई वर्क कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास सभी के पास इनिशियल वेलोसिटी तो होती ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ऑफ विच टाइप आर अर्थक्वेक्स वेव्स बिफोर द मेन शॉक बिगिंस, अगर अच्छा यहाँ पे ना सिर्फ वेव्स दिया गया है, बट एक्चुअली साउंड वेव्स लिखना चाहिए, क्योंकि वेव्स बहुत सारी होती हैं, अर्थ वेव की अगर बात करें हम तो, बट यहाँ पे साउंड वेव लिखा होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता. तो जब भी भूकंप आता है तो उसके आने से पहले ज़मीन के अंदर से बहुत ही लो पिच वाली आवाज़ आती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी लो हो और उसकी पिच लो हो, तो वो बड़ी ही मोटी आवाज़ देता है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और कानों को फाड़ दे ऐसी तीखी आवाज़ आती है, ये तीखी नहीं, ये मोटी आवाज़ आती है, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. तो भूकंप आने से पहले इंफ्रासोनिक साउंड आते हैं, और इंफ्रासोनिक साउंड ज़्यादातर छोटे बच्चे, इन्फेंट जो 0 से लेकर 2 साल के होते हैं वो, और चूहे और कभी कभार कुत्ते भी इन इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं. तो भूकंप आए तो इन तीनों को सबसे पहले पता चलेगा, पर बताएंगे कैसे हमको प्रॉब्लम ही है. चलो. 19. द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, साउंड का एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर वाट पर स्क्वायर मीटर, ऐसे भी बोल सकते हो. आइसोलेट द रिलेवेंट इररिलेवेंट पेयर, इसमें से जो इररिलेवेंट पेयर है उसको आप कवर अप कीजिए. तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लोरोफिल और फंगाई, ये इररिलेवेंट है. 21. फुलरेंस और बकी बॉल इज मेड अप ऑफ डैश कार्बन एटम्स, फुलरेंस और बकी बॉल जो है वो 60 कार्बन एटम से बना हुआ होता है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम फिजिक्स. विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ बुक, बुक की सरफेस जो होती है वो रफ सरफेस होती है, स्मूथ भी हो सकती है एक्चुअली,
आप चाहो तो बोट टाइप लिख सकते हो, बट ज़्यादातर बुक मेजोरिटी हम लेंगे वो रफ, उसका कवर रफ ही होता है। तो जब भी रफ सरफेस में से रिफ्लेक्शन हो तो वो इरेगुलर ही होती है। तो आंसर इज बी। 23, dash lens is used to correct the defect of vision termed of presopia, प्रीबायोस्पिया। प्रीबायोपिया, हाँ, ये प्रीबायोपिया आँखों की चैप्टर में से हैं, जिसमें कुछ कुछ लोगों को नज़दीक और दूर का दोनों का नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए आपने देखा होगा अपने दादी दादा के चश्मे में एक छोटा सा गोला होता है जिसमें मोटा दिखता है और आजू बाजू जो होता है वो छोटा दिखता है। तो उसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेस बायोपिया के लिए। अभी नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट ऑफ किलो वॉट आवर। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि बिजली का बिल हम किस में नापते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर को हम किलो वॉट आवर में नापते हैं। 25, हाउ मेनी टाइम्स डज एन ए सी इलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, ये एक वेव में घूमते जाना। तो 50 हर्ट्स है तो उसका मतलब है वो 50 बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है ऊपर से लेके नीचे। और एसी करंट का फ़ायदा ये है कि उसमें शॉक लगा तो आप 50 बार ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बच सकते हो अगर 50 हर्ट्स है तो। हम 60 हर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में। चलो, मतलब 60 बार बच सकते हो अगर शॉक वॉक लगा तो। विच कलर्ड वायर इज़ यूज फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए कौन से कलर का वायर हम इस्तेमाल करते हैं, तो येलो और ग्रीन दोनों कर सकते हैं। ज़्यादातर ग्रीन देखा जाता है घर में, येलो कम, बट दोनों को हम अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ जियोमेट्री सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज डैश किलोमीटर। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो मान लो कि वो एक ही जगह पे, मतलब आप बोलोगे कि वो एक ही जगह पे कैसे रह सकता है, वो स्पेस में है। उसका मतलब है अगर इंडिया के ऊपर हमने उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा। जैसे जैसे इंडिया घूम रहा है वैसे ही उसके ऊपर ही वो घूमता जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना होता है अगर हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगानी है जो सिर्फ इंडिया के ऊपर ही रहे, तो मोर देन 36,000 होना चाहिए। एक्चुअली 36,000 इज़ अ प्रिटी मच फेयर डिस्टेंस कि अगर आप वहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपके देश के साथ ही घूमेगा। तो ये 36,000 के आसपास होना चाहिए, पर यहाँ पे आप देखो 36,000 आंसर नहीं है, तो उससे क्लोज जो भी आंसर है वो आपको लिखना है। तो 35,786 किलोमीटर जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए सबसे बेस्ट है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट बेसिक। अच्छा, एसिड और बेस की अगर बात करें तो 7 से 7.4 एक्चुअली होता है, बट 7 ले लो। 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है और 7 से लेके 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है। जितना 0 से ज़्यादा नज़दीक उतना एसिडिक, जितना 14 से ज़्यादा नज़दीक उतना बेसिक। तो सबसे ज़्यादा 14 से नज़दीक यहाँ पे 11.5 है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। 29, विच एलॉय इज़ यूज टू सोल्डर द इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर को सोल्डर करने के लिए टिन और लेड का एलॉय इस्तेमाल होता है। अगर आपको प्रोपोर्शन पूछे तो दो प्रोपोर्शन आप लिख सकते हो, 60-40 और 63 और 37 दोनों ही। ये दोनों 180 डिग्री पे सोल्डर जो होता है उस पर पिघलता है और वो जम जाता है जिसे आप सोल्डरिंग करते हो। तो लेड और टीन का इस्तेमाल होता है। 60-40 भी आप प्रोपोर्शन बोल सकते हो। टीन 60%, लेड जो है वो 40%, या फिर 63-37 भी लिख सकते हो। अभी आप बोलोगे क्या फ़र्क है, 60-40 जो है वो बेस्ट क्वालिटी देता है और 63-37 जो है वो इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है। तो आप दोनों लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसको मैं क्या बोलूँ आपको, ये पानी से अलग रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक रहेगा। तो नहीं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ये सबसे ज़्यादा पानी को सोख लेता है। जैसे स्पॉन्ज किसी भी पानी को जिस तरीके से सोख लेता है वैसे सबसे ज़्यादा सोखने को, पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत को ही हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो सबसे ज़्यादा पानी कौन खींचेगा ये क्वेश्चन है। तो क्रायोलाइट, बाद में फील्ड स्पार, बाद में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड।
अच्छा, ये क्वेश्चन कैल्शियम क्लोराइड है वो चूने का पत्थर है जिसे आप वो कलर काम करते हो ना, और एनहाइड्रस मतलब तपाया हुआ, गर्म किया हुआ, तो ये जो है उसको पानी को सोखने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सी एन हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सही आंसर है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज टू प्रिजर्वेशन इन जूस ऑफ फ्रूट्स एंड जैम्स। यहाँ पे अगर लिक्विड होता ना तो आंसर बदल जाता है, वो आ जाता है सोडियम बेंजोएट। मतलब कौन सा लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो प्रिजर्वेशन के लिए तो सोडियम बेंजोएट आंसर आता है, बट कौन सा गैस इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आंसर बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर गैसेस पूछ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और गलती से अगर लिक्विड पूछ दिया तो सोडियम बेंजोएट आंसर आएगा, जो लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है और वो प्रिजर्वेटिव मतलब लंबे वक्त तक बचा के रखने के लिए काम करता है। 32, which component obtained from refining petroleum is used as a solvent in a petrochemicals। जब भी हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तब ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है जिसको हम सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं पेट्रोकेमिकल में, तो सही आंसर है इसका नैप्था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट, इसमें से किसको हम कन्वेयर बेल्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं। द ऑटोग्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉपिक मोड का मतलब होता है वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या ज़रूरी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी हाँ, क्लोरोफिल हाँ, सूरज की रोशनी हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग विच प्रोसेस ब्लड इज फिल्टर्ड आउट इन बाउमेन्स कैप्सूल, कौन सी प्रोसेस के दरमियान बाउमेल कैप्सूल में से ब्लड फिल्टर होता है, साफ होता है, तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सी इज द राइट आंसर। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज कॉज्ड बाय, जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ओव्यूल की तरफ वो किस कारणवश होती है, किस रीज़न की वजह से होती है, तो उसका सही आंसर है केमोट्रोपिज्म। तो ये हमारे 36 क्वेश्चन हो गए, अभी लास्ट पेज। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट ऑकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, नीचे में से कौन सी ग्लैंड है जो डज नॉट ऑकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, जिसकी कोई जोड़ी नहीं है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, उसके जैसी दूसरी कोई ग्लैंड नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इस नीचे दिए गए में से किसमें से स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर है स्पाइरोगायरा। एन एल्गी विच रिप्रोड्यूस द asexual reproduction method called fragmentation is, एक एल्गी जो रिप्रोड्यूस होती है असेक्सुअल अलिंगी प्रजनन से आप बोल सकते हो, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, वो कौन सी है, उस एल्गी का नाम क्या है, तो उसका नाम है स्पाइरोगायरा। द कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारे गुणों का जाना या बहना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। द ह्यूमन स्पीसीज हैव जेनेटिक रूट्स इन, हमारे इंसान हम कहाँ से एक्चुअली आए हैं, हमारी जन्मभूमि कहाँ, सॉरी जन्मभूमि तो नहीं बट इंसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अफ्रीका से उसके रूट्स मिलते हैं। हम सभी बेसिकली अफ्रीका से हैं, हम सभी अफ्रीकन हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज, कि पर्यावरण को स्ट्रक्चरल वो बना कैसे है और वो काम कैसे करता है, उसका मेन हार्ट क्या है या दिल क्या है, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम या नन ऑफ दिस। इकोसिस्टम ही आंसर आएगा, क्योंकि इकोसिस्टम से ही जीवन है और जीवन की वजह से ही फूड चेन है और फूड चेन की वजह से ही फूड वेब है, तो जो बेस है वो इकोसिस्टम है। 43, एडेफिक फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन, एडेफिक फैक्टर्स किस में इंक्लूड किए जाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट में। नेम ऑफ द एंडेजर्ड प्लांट स्पीसीज आर पब्लिश्ड इन, ऐसी वनस्पति प्लांट्स जो खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने वाली, खत्म होने वाली है, उसका हिसाब कहाँ पे रखा जाता है, उनके नाम कहाँ पे लिखे हुए जाते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिल जाता है, तो रेड डेटा बुक करके एक बुक है जहाँ पे आपको सारी ही एंडेंजर्ड स्पीसीज प्लांट की आपको मिल जाएगी कि ये खतरे में, ये भी खतरे में, इसको बचाना चाहिए वैसे।
टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ एलपीजी मेकिंग द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, आप एलपीजी के बदले सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हो तो उससे आप खपत को कम कर रहे हो, आप उसको बदल नहीं रहे। तो ये रिड्यूस तरीके का एग्जाम्पल है जिससे आप अपनी ज़रूरतों को कम कर रहे हो दूसरे ऑल्टरनेटिव से। तो यहाँ पे रिड्यूस आपका आंसर आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज, कि किसी भी एटम के सबसे बाहरी शेल में रहे हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम उसको कह सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? तो कभी भी किसी भी वेलोसिटी में बढ़ावा या कम करना उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन अ डैश एंड डैश, किसी भी चीज़ का मोमेंटम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो मास और वेलोसिटी। मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। इसीलिए बंदूक से निकली हुई गोली का मोमेंटम बढ़ाने के लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाती है, ना कि मास। 49. Speed of a body in a motion is doubled. Its kinetic energy is now dash times the original kinetic energy. किसी भी बॉडी का मोशन अगर हम डबल कर दें, मतलब वेलोसिटी अगर हम उसकी बढ़ा दें, तो उसकी नई काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी? तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं तो डबल का स्क्वायर, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। v की जगह 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। तो काइनेटिक एनर्जी नई जो है वो 4 गुना हो जाएगी। वेयर आर द क्रोमोजोम्स लोकेटेड? क्रोमोजोम्स जो है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो एक्चुअली उनकी जगह कहाँ पे है? तो सारे क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, रस्सी के जैसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेटे हुए। तो इसी के साथ हमारे साइंस के 50 क्वेश्चंस भी होते हैं कंप्लीट। आई होप आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।